एंड वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के स्कूल्स की जब हम बात करेंगे तो ये आए कहाँ से? देखिए, हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था मुस्लिम जो संप्रदाय है, मुस्लिम जो रिलीजन है, उनकी जो शुरुआत की थी वो प्रॉफिट मोहम्मद ने की थी और पैगंबर मोहम्मद जी ने की थी। और उनके जाने के बाद क्या हुआ, उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी के बारे में विवाद हुआ कि उनका उत्तराधिकारी कौन बने। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें उनकी राय अलग अलग थी। एक ग्रुप था जो कि मेजोरिटी थी और जो इस चीज को मानते थे, किस चीज को मानते थे, आयशा बेगम जो पैगंबर साहब की जो सबसे छोटी बेगम रही, उनका जो मानना था कि एक कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है पैगंबर साहब का मुस्लिम के ऊपर, यानी वो सब उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो उनका मानना ये था कि अब ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए उनका सक्सेसर जिनकी सब बात सुने, सब उनकी बात माने। तो जो ट्रेडिशंस बताई है प्रॉफिट मोहम्मद ने, मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, तो वही सारी जो बातें हैं वो फॉलो होनी चाहिए ट्रेडिशंस में के अकॉर्डिंग। तो जो एक मेजोरिटी थी, ग्रुप था जो कि आयशा बेगम की बात से इत्तेफाक रखता था, उन्होंने क्या किया, मिला करके सबने मिलजुल करके उनके जो आयशा बेगम के जो फादर रहे, यानी कि मोहम्मद साहब के जो फादर इन लो रहे अबू बकर, उनको जो है चुन लिया गया अपना खलीफा या फिर खालिफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उनको चुनने के बाद अब उनका सक्सेसर बना दिया गया। अब इस जो बात से जो इत्तेफाक रखते थे, उनका जो सेक्ट था, उनका जो मतलब मानने वाले लोग थे वो अलग हो गए, जिनको बोला गया सुन्नी। और दूसरी तरफ एक और ग्रुप था जो माइनॉरिटी थी, जो कि उनकी जो डॉटर थी मोहम्मद साहब की, फातिमा, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए कि स्पिरिचुअल लीडर कौन बन सकता है, और जो स्पिरिचुअलिटी आएगी वो उसी व्यक्ति के पास होगी, उसी व्यक्ति के साथ हो सकती है जिसके अंदर मतलब ये जो है वो ब्लड में होती है स्पिरिचुअलिटी। तो यानी अपनी फैमिली में से ही किसी को चुनना है। तो उन्होंने क्या किया, फातिमा जो थी, उन्होंने बोला कि जो उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड थे अली, उनको जो है गुरु चुन लिया गया, सक्सेसर इमाम चुन लिया गया, सक्सेसर चुन लिया गया। तो ये जो माइनॉरिटी थी जो इस चार चीज से इत्तेफाक रखते थे वो बन गए शिया, और जो आयशा बेगम की बात से इत्तेफाक रखते थे वो सुन्नी बन गए, क्योंकि वो ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, सुन्नत फॉलो करते थे। अब हम यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं, जब स्टार्टिंग में जो कैटेगराइजेशन हुआ, जो डिफरेंशिएशन हुआ, जो ये डिवाइडेशन हुआ, वो हुआ था पॉलिटिकल की वजह से कि कौन लीडर होगा कौन नहीं। लेकिन धीरे धीरे इनके जो लीगल प्रिंसिपल्स थे वो भी थोड़े थोड़े जो है चेंज होने लगे। जैसे हमने आपको कल ही बताया था, जहाँ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो सुन्नी लॉ में जब हमने कहा कि कुरान को माना जाता है, ठीक है, कुरान तो दोनों ही संप्रदाय में, दोनों में ही माना जाता है। तो सबसे पहली बात, कुरान को सबसे ज्यादा मान्यता मिली। फिर उसके बाद आया दूसरे जो नंबर पे आता है, हमने ये पढ़ा था कल, इज्मा की बात करी। फिर हमने बात करी थी इज्मा के साथ, इज्मा से पहले सुन्नत आता है, जो हमने सुन्नी में बात की थी। सबसे पहले कुरान, फिर उसके बाद सुन्नत, फिर उसके बाद इज्मा, फिर कियास। जब हमने यहाँ शिया में बताया था आपको कि कियास तो इन लोगों ने माना ही नहीं, कियास को तो माना ही नहीं कि सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हो सकता है। रेदर जो सुन्नत थी वो भी उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट की फैमिली से आई है उन्हीं को मानेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, जब इज्मा की बात करी तो इज्मा में भी उन्होंने कहा कि जो इमाम ने दिए हैं वो इज्मा होंगे। तो इस तरीके से दोनों के जो मानने के जो लीगल प्रिंसिपल्स थे वो भी अलग होते रहे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्लियर होगा आपको कि सुन्नी कौन बने और शिया कौन बने। तो सुन्नी को जो मानने वाले थे वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के स्कूल्स फॉलो करते हैं, जैसे हनफी स्कूल हुआ, मालिकी स्कूल हुआ, शफई स्कूल हुआ और हनबली स्कूल हुआ। और शिया में भी इतना, शरीयत, इस्माइली और जैदी, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉलो होता है। जैसे इंडिया में जो मेजोरिटी होता है वो हनफी स्कूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। और जब हम इंडिया की बात करें, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी हनफी स्कूल फॉलो होता है। इंडिया में हनफी के भी दो है, मतलब मानने वाले ब्रांचेस हैं। जैसे एक तो बरेलवी आता है, यूपी के वैसी बात है, हमें सबको पता है बरेली का है, यूपी में है। तो इस तरह एक बरेलवी होता है, एक देवबंदी, तो दो इसकी ब्रांचेस हैं हनफी की भी अगर हम बात करें तो। तीसरा मुतज़िला है, इनको मानने वाले इतने लोग नहीं, इनके फॉलोअर्स इतने नहीं, इसलिए हम बचपन से जब सुनते आए हैं तो ये दो मेन सुनते आए हैं। इसको तो हमने शायद, जो लोग को पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्होंने पहली बार ही सुना होगा, और जो पढ़ चुके होंगे रिवीजन करेंगे वीडियो के थ्रू, उन्होंने ये सुना हुआ होगा मुतज़िला। तो ये हो गए स्कूल्स डिफरेंट। अब हम शुरुआत करते हैं हनफी स्कूल क्या है और हनफी स्कूल की क्या मान्यता है। हनफी स्कूल को कूफा स्कूल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे अबू हनीफा, वो जो थे
कूफा में, कूफा नाम की एक जगह थी, वहां पर उनका बर्थ हुआ था। तो वहां पर जब वो थे उनके टाइम पर, ये जो कूफा जगह थी उनके टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर काम हो रहा था इन कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसीलिए इसको जो है कूफा स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो अबू हनीफा जो थे उन्होंने क्या किया, वो फेमस थे लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे और टेक्निकल लीगल थॉट पे। इनका मानना ये था कि अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लॉज है, वो सब कहाँ से आएंगे, कुरान से ही आएंगे। उन्होंने ट्रेडिशंस को नहीं माना, इतना नहीं माना, केवल 18 ट्रेडिशंस थी, 18 जिनको इन्होंने माना। और इन्होंने कहा जहां तक हो सके कुरान से ही जो है वो आप लोगों को निकालने की कोशिश कीजिए थ्रू एनालॉजिकल डिडक्शन, यानी कियास को इन्होंने जो है अहमियत दी, कहां से, कुरान से। और सुन्नत को मैंने आपको बता दिया, जो ट्रेडिशन थी उनको 18 ट्रेडिशन इन्होंने मान्यता दी थी, ज्यादा ट्रेडिशन को इन्होंने नहीं माना। और इनके जो 2 डिसाइपल्स थे, 2 शिष्य, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन्होंने आगे इनका जो हनफी स्कूल था उसको जो था आगे उसका प्रचार किया। इन्होंने कहा कि जो लॉ है, कानून है, वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी लॉ होता है, इसको स्टैब्लिश करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्टिक इक्विटी की बात हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हम सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे हैं किससे, लॉ से, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्टिक इक्विटी या इस्तिहसन की हम हेल्प ले सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए। और इनके जो फॉलोअर्स हैं हनफी स्कूल के, वो इराक से शुरू हुआ, इजिप्ट, इजराइल, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी मुस्लिम्स बिलोंग टू दिस स्कूल ओनली, हनफी और कूफा स्कूल। अब आ जाता है दूसरा स्कूल, मलिकी स्कूल। मलिक इब्न अनस ऑफ मदीना, उन्होंने स्टार्ट किया था, ग्रेट स्कॉलर थे और उन्होंने ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा माना। इन्होंने कुरान के बाद ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस दी थी। और इनका जो ज्यादातर टाइम था, इनका और इनके साथ के जुरिस्ट का ज्यादातर टाइम पब्लिक वेलफेयर के लिए बीता था, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही बीता था। उन्होंने क्लोजली देखा था कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए जो था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये बेहतर कर पाए ट्रेडिशन के थ्रू। और इसीलिए इन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड इस्तिदलाल, यानी इन्फरिंग द थिंग फ्रॉम अनदर फॉर पब्लिक वेलफेयर। इनका जो एक्सपेंशन है इस स्कूल का, वो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में, स्पेन, कुवैत और बहरीन में है। फिर शाफई स्कूल आता है, जिनके की फाउंडर अश सफई रहे, जो कि मलिक इब्न अनस के जो थे जो है शिष्य रहे, और वो प्रॉफिट के रिलेटिव भी रहे। और इस जो ये स्कूल फॉलो होता है वो मिडिल ईस्ट में फॉलो होता है और साउथ एशिया में भी फॉलो होता है। इन्होंने भी ट्रेडिशन जो प्रॉफिट के टाइम पे फॉलो होती थी उसको ही अहमियत दी, और उन ट्रेडिशंस को इन्होंने इस स्कूल से ज्यादा क्रिटिकल वे में, ज्यादा जो है कहते छान करके जो है इन्होंने उस चीज को अप्लाई किया। इन्होंने एग्जामिन किया लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल कंटेक्स्ट में ट्रेडिशंस को, और फिर उसको अप्लाई किया। अब हम बात करते हैं लास्ट जो हनबली स्कूल है। वो जो हनबली स्कूल है उन्होंने वहां पर जो है इज्मा और कियास, 2 जो सोर्सेज है हमारे मुस्लिम लोग के, उनको बिल्कुल इग्नोर किया, ट्रेडिशन को ही ज्यादा फोकस किया। और इसी वजह से जो है इनमें जो था, जो प्रॉब्लम्स रही सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग जो था चेंजेस नहीं ले पाए, किसमें, अपने लॉज में, अपने कानून में, अपनी बातों में, और उस वजह से इनको रिजिड माना जाता है हनबली स्कूल फॉलोअर को। तो ये हमारे पास हो गए शेयर जो हमने पढ़े हैं, सुन्नी जो हमने स्कूल पढ़ा उसमें कितने आगे फर्दर उसके कैटेगराइज किया गया, ये हमने पढ़ लिया। अब शिया स्कूल के बारे में भी जान लेते हैं। शिया स्कूल में सबसे पहले इमाम को माना गया अली को। तो अली के बाद उन्होंने कहा है कि 12 इमाम हुए हैं। जो सबसे लास्ट में जो 12वें इमाम रहे, वो जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो डिसअपेयर हो गए थे, लेकिन वो वापस आएंगे, ऐसा विश्वास है शिया सेक्ट का। तो जो अली थे उनके बाद हसन और हुसैन रहे, उनके बेटे इमाम, यानी हसन, और फिर हसन के बाद हुसैन, और फिर हुसैन के बाद हुसैन के बेटे जैनुल अब्दईन रहे, ये चौथे इमाम रहे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके यहाँ तक जब शिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ तक तो जो शिया कम्युनिटी थी, शिया सेक्ट था, वो सब एक छुट थे, एक ही बात रखते थे। लेकिन यहाँ 4th इमाम के बाद अलग अलग मान्यताएं रखनी शुरू हो गई। जैसे सबसे पहला है द इत्ना अशरिया या फिर इमामिया स्कूल, जो की बात करता है किसके ऊपर बेस्ड था, अखबारी या उसूली। इनके 2 आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है स्कूल की, एक अखबारी और एक उसूली। जो अखबारी है वो ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, किनकी ट्रेडिशंस पे, इमाम्स की ट्रेडिशन पे बेस्ड है। और जो उसूली है वो कुरान को यूज करते हैं, कुरान का इस्तेमाल करते हैं लॉ के लिए, और इंटरप्रिटेशन करते हैं उनकी टेक्स्ट को लॉ के समझने के लिए। इनके जो फॉलोअर है ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान और इंडिया में है।
और इस्माइलिया की अगर बात करें तो ये जो जफर सादिक रहे, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को जो था डिसइनहेरिटेड कर दिया। इसी वजह से कुछ लोग जो हैं इनको नहीं मानते थे इमाम, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिटी ऐसी थी, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि इन्हें इमाम मानते थे। 7th इमाम इनको माना गया। और फिर इनके जो मानने वाले थे आगे, इनके भी इंडिया में जो हम बात करें, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2 में बट जाते हैं। एक तो एक खोजाज और एक बोरा। खोजा ओरिजिनली हिंदू थे, कन्वर्ट होके वो मुस्लिम हुए, और एक बोरा है। फिर आता है जेदी। जेदी जो है वो जियाद, जो सन ऑफ 4th इमाम रहे, उनसे आया। और यहाँ पर जो हम जेदी की बात करें तो जैदी में ज्यादातर कि ये देखा गया कि सुन्नी जो मान्यताएं थी, मतलब सुन्नी जो बिलीफ था वो फॉलो होता था। और इनके मानने वाले इंडिया में नहीं है, यमन में है। लास्ट स्कूल है मु'तजिला। जब मु'तजिला की बात करें तो 9th सेंचुरी के अराउंड वो जो है स्टार्ट हुआ था। अब जब हम 9th की सेंचुरी की बात करें कि वहां पे अराउंड डेवलप होना शुरू हुआ था। जनरल ये जो माना गया है कि वो कहाँ से आए, हालांकि वो अपने आप को एक अलग सेक्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना यह है कि वो जो है शिया से ही आए थे। तो मु'तजिला जो है उनके विश्वास इन सबसे अलग है। कियास को नहीं मानते, सिर्फ कुरान को वो लोग मानते हैं। और जो एक मोनोगेमी फीचर है मु'तजिला का बहुत बड़ा, सबसे अलग है कि वो एक ही विवाह को मानते हैं, बहु विवाह को नहीं मानते। और डिवोर्स को भी बाय तलाक वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं डिवोर्स जो होगा वो अगर इंटरफेरेंस होगा जजिस का, उसके अकॉर्डिंग तभी होगा तलाक, अदरवाइज नहीं होगा। तो तलाक जैसी जो मान्यता है वो मु'तजिला में फॉलो नहीं होती है। और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फॉलोअर्स हैं मु'तजिला के, जो कि उस मुस्लिम लोग को जो फॉलो करते हैं। तो हमारे पास 3 शिया, सुन्नी, मु'तजिला रहे। शिया में भी हमने पढ़ लिया कितने तरीके से हैं, और सुन्नी में भी हम पढ़ चुके हैं कितने तरीके से हैं। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ गलती हो गई हो तो माफी, और बने रहिएगा। अगर अच्छी लगती है क्लास तो अगली क्लास के लिए भी। और हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे फॉर एंडिंग द क्लास। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ना मतलब अनचाहे कमेंट कर देते हैं। अनचाहे कमेंट इन द सेंस कि ऐसे बोल देते हैं कि आप गलत पढ़ा रही हैं या वो। देखिए, जब एक वीडियो बनती है तो उससे बनाने से पहले हम बुक देखते हैं, वो अपनी नॉलेज देखते हैं, बुक देखते हैं, 10 बार उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। फिर भी कहीं कुछ गलती रह जाती है तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, एक इंसान हूं तो आप माफ कर दीजिएगा इंसान समझ के। पर पूरी कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके कोई गलती ना हो। 10 चीजें सुनने के बाद, समझने के बाद अपने आप को जज करते हैं कि हम में क्या कमी है, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं कि आप तक पहुंचने से पहले उसको जो है फिल्टर किया जाए, कुछ भी गलती ना रहे आप तक पहुंचने से पहले। बिकॉज हमें पता है इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जब कुछ बोल रहे हैं तो वहां पर सुनने वाले लोग काफी हैं। और अगर एक भी बात गलत हुई तो मैंने आपको बार बार कहा है, हमारी एक इंसान की फितरत होती है, अच्छी चीजों को हम बहुत जल्दी इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत कैच करके बस उसी पे कमेंट कर देते हैं। चाहे मैं भी हूँ, आप लोग नहीं, मैं भी हूँ, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी कि अरे ये क्या बोल गई। तो वो चीज है, तुरंत वीडियो बंद कर देंगे, अरे ये क्या बोल गई, वहीं पे खत्म। तो ये सबके साथ होता है। और आपसे मैं यही मतलब दरख्वास्त करती हूँ कि अगर कभी गलती हो जाए तो आप एक इंसान समझ करके माफ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ नॉलेज मिलती है, तो आगे के लिए भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।